हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेकर के ही मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी जो हमारे चैनल पर करवाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लगभग लगभग 3 क्लास हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। आज की है चौथी क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल, और मरुस्थल की काफ़ी चीज़ें हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। चलिए दोस्तों, आज हम आगे की जो बात है मरुस्थल से संबंधित उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, जो मरुस्थल है, मरुस्थल को 2 पार्टों में डिवाइडेशन किया था हमने अध्ययन की दृष्टि से। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वह मरुस्थल होता है जिसकी क्या है, जिसके अंतर्गत वर्षा की जो मात्रा है वो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह मरुस्थल को 2 पार्टों में डिवाइडेशन करने का कार्य करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो हमने टोटल मरुस्थल का क्षेत्रफल है राजस्थान का, वो है 1,75,000, जिसमें से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल में और 75,000 हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल में। ठीक है। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरी बात हमने पढ़ा था पॉइंट, शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने चीज देखी थी कि बाढ़ का स्तूप युक्त प्रदेश और बाढ़ का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है। तो बाढ़ का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसमें क्या है 58.5% लगभग 60% के लगभग क्षेत्रफल होता है, जिसके अंतर्गत पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव जो किया जाता है उसे बोलते हैं बाढ़ का स्तूप। मतलब एक जगह से मिट्टी उड़ करके पवन एवं हवा के द्वारा दूसरी जगह पर जो जमा हो जाती है वह मिट्टी, और उस प्रकार से बनी जो स्थल आकृति होती है उसे कहते हैं बाल का स्तूप। फिर अपन बात करेंगे बाल का स्तूपों के जो इस स्थल आकृति जैसे अर्धचंद्राकार बनी हुई है तो उसको क्या नाम देंगे अपन। इसके अलावा अपन बात वो हेयरपन के समान है, समकोण के रूप में अगर मिट्टी का जमा हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे। तो ये बाल का स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल का स्तूप, और बाल का स्तूपों के अंतर्गत हमने मरुस्थल में हवा एवं पवन के द्वारा धूल के कण या मिट्टी के कण का जमाव करने के पश्चात जो स्थल आकृति होती है उसे बाल का स्तूप कहते हैं। ये परिभाषा हम नेक्स्ट क्लास में देख चुके थे। अब हेडिंग डाल दीजिए, आज की हेडिंग हो जाएगी, तो वो हेडिंग क्या रहने वाली है, वो हो जाएगी बाल का स्तूप के प्रकार। क्या होने वाली है, तो वो हो जाएगी बाल का स्तूप के प्रकार। बाल का स्तूप के प्रकार। ठीक है। हमने परिभाषा बाल का स्तूप के हम नेक्स्ट क्लास में देख चुके थे। बाल का स्तूप के प्रकार, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर जमा भी बाल का स्तूप कहलाता है। ठीक है। अब बाल का स्तूप के हम प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं प्रकारों के अंतर्गत, तो वह कौन सा रहने वाला है, तो वो हो जाएगा बरखान। सबसे इंपॉर्टेंट बाल का स्तूप है जिसका नाम हो जाएगा बरखान। कौन सा हो जाएगा, बरखान बाल का स्तूप। तो सबसे पहला बाल का स्तूप कौन सा हो जाएगा, बरखान बाल का स्तूप हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग ही, बरखान बाल का स्तूप। बरखान बाल का स्तूप हम किसे कहते हैं वो चीज देखते हैं अभी। तो बरखान बाल का स्तूप होता है कि मरुस्थल में पवन एवं हवाओं के द्वारा किसी अवरोध से टकराने के पश्चात मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में किया जाता है, तो उसे बोलते हैं बरखान बाल का स्तूप। दोबारा बोल देता हूं कि मरुस्थल में पवन एवं हवाओं के द्वारा किसी अवरोध से टकराने के पश्चात, ठीक है, तो अवरोध से टकराने के पश्चात यदि मिट्टी का जमाव है वो अर्धचंद्राकार रूप में किया जाता है, उस प्रकार से बनी स्थल आकृति क्या कहलाती है, बरखान बाल का स्तूप कहलाती है। मरुस्थल में पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जो उड़ करके, और वो क्या रहती है, मिट्टी उड़ करके और किससे टकरा जाती है, तो वो जब टकरा जाती है, टकराने के पश्चात मिट्टी है वो किसी पेड़ पौधे या किसी छोटी मोटी जो ऊंचाई वाली जो पहाड़ी टाइप से होती है उससे टकराने के पश्चात यदि मिट्टी का जमाव किस रूप में होता है, तो अर्धचंद्राकार रूप में होता है, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, बाल का स्तूप। कौन सा वाला, बरखान बाल का स्तूप।
तो ये आपको जो आकृति दिख रही होगी वो दिख रही होगी अर्धचंद्राकार। क्या दिख रही होगी? अर्धचंद्राकार। अपन इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो लिखते हैं क्या? मरुस्थल में पवन या हवा के द्वारा, मरुस्थल में पवन या हवा के द्वारा किसी अवरोध से टकराकर अवरोध से टकराने के पश्चात अवरोध से टकराने के पश्चात मिट्टी का जमाव मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने परिभाषा देखी है, मरुस्थल में पवन एवं हवाएं चलती हैं। ठीक है, मरुस्थल के अंतर्गत क्या होता है? रेत रेत या मिट्टी मिट्टी ही पाई जाती है मरुस्थल के अंतर्गत। पेड़ पौधे वहां पर क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। और वहां पर क्या है? पॉपुलेशन की संख्या भी बहुत कम है। ठीक है, वहां पर बीहड़ एवं खाली भूमि है जहां पर फसल भी नहीं होती है। तो मरुस्थल में हवाएं चलती हैं और हवाएं से मिट्टी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है? जमा। और यदि वह मिट्टी क्या है? इस अर्धचंद्राकार रूप में होती है। किसमें? जो ये आकृति दिख रही है इस अर्धचंद्राकार रूप में होती है। तो इस प्रकार से अगर बाल का स्तूप बनता है तो इसे बोलते हैं बरखंड बाल का स्तूप। अपन बात करें, ये क्या होती है? पवन विमुख। क्या होती है? पवन विमुख। पवन मतलब हवा इधर की साइड से चलने वाली है। इसमें किधर की साइड से? हवा इधर से चलेंगी इस प्रकार से। पवन विमुख हवाएं, पवन के मतलब विपरीत साइड में इसका मुख होता है। मतलब पवन विमुख यान होता है, एक तो होता है सम्मुख यान सामने, जिधर से हवा चल रही है उधर ही की साइड में, यदि जैसे इधर से हवा चल रही है और यदि इसकी आकृति यदि जैसे माना कि पेन इधर से हवा चल रही है और यदि आकृति इसकी यो बनती तो इसे बोलते हैं पवन सम्मुख। क्या हो जाएगा? पवन के सम्मुख अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? विपरीत हो रहा है इसके। क्या हो रहा है? यहाँ पर विपरीत हो रहा है तो इसे बोलेंगे विमुख, पवन विमुख। क्या बोलने वाले हैं? पवन विमुख। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी हवा आती है इधर की साइड से और हवा आने के पश्चात और इसकी स्थल आकृति इसके विपरीत साइड में बनती है तो इसे बोलते हैं पवन मुखी, पवन विमुख, पवन विमुख। तो पवन विमुख होते है कौन सा? बरखंड बाल का स्तूप। पवन विमुख दिशा में होता है क्या? बरखंड बाल का स्तूप की आकृति। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, बरखंड बाल का स्तूप होता है तो इस बरखंड बाल का स्तूप का जो आगे की साइड की जो चेंचे होती हैं, क्या होती है? इसकी जो चेंचे होती हैं, जैसे एक प्रकार से इधर की साइड में एक इधर साइड में, तो इसकी जो अपन बात करें चौड़ाई की, तो ये चेंचों के दोनों के बीच की जो चौड़ाई है ये वाली, तो ये है चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 100 से लेकर के 200 मीटर। क्या होती है? चौड़ाई 100 से लेकर 200 मीटर होती है क्या? चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 से लेकर 200 मीटर होती है। ठीक है, तो बरखंड बाल का स्तूप के जो किनारे होते हैं उनकी चौड़ाई होती है 100 से लेकर 200 मीटर होती है। इसके अलावा अपन बात करें बरखंड बाल का स्तूप की ऊंचाई की, अपन किसकी बात करें? ऊंचाई की बात करें, किसकी? बरखंड बाल का स्तूप की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 10 से लेके 20 सेंटीमीटर। क्या? 10 से लेके 20 मीटर ऊंचाई होती है। क्या होती है? 10 से लेके 20 मीटर ऊंचाई होती है। बरखंड बाल का स्तूप की ऊंचाई की बात करें तो 10 से लेके 20 मीटर होती है और अपन चौड़ाई की बात करें दोनों मुखों की तो 100 से लेके 200 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें इसका जो ढाल होता है, क्या होता है? ढाल होता है वो तो होता है उत्तल। आपने लेंस पढ़े होंगे तो लेंस के अंतर्गत इस प्रकार से, माना कि इस प्रकार से ये गोलीय आकार में होता है तो इसे अपन गोलीय आकार से यदि प्रतिबिंब बनने का कार्य करता है इधर की साइड से तो इसे बोलेंगे गोलीय। क्या बोलेंगे? गोलीय। और गोलीय इसको अपन दूसरा भी एक लेंस होता है जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं उत्तल ढाल। क्या बोल सकते हैं? इधर की साइड के एरिया को उत्तल ढाल बोल सकते हैं। उत्तल लेंस होता है बाहर की तरफ निकला हुआ भाग, इसलिए अपन इसको उत्तल ढाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपन बात करें एक आपने लेंस पढ़ा होगा यू, तो इधर की साइड में धसा हुआ भाग होता है। ठीक है, अंदर की साइड में धसा हुआ भाग होता है, ये भी गोलीय लेंस का एक प्रकार है। तो ये धसा हुआ भाग होता है, इसे बोलते हैं
अपतल लेंस, जो अंदर की ओर धसा होता है वह लेंस कौन सा होता है? अपतल लेंस। इसलिए अपन इसे बोलते हैं अपतल ढाल। ये अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा? अंदर वाला एरिया हो जाएगा अपतल ढाल। ठीक है, आपको याद रखना एक एक पॉइंट मैंने कैसे और कहां पर समझाया आपको। तो बाहर वाले एरिया को बोलते हैं उत्तल ढाल, और अंदर वाले धसा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं अपतल ढाल। ठीक है, पवन के विमुख साइड में बनता है, मतलब विपरीत साइड में बनता है, जिधर से पवन चलती है उसके विपरीत साइड में, इसलिए उसे बोलते हैं पवन विमुखी। किसको? बरखंड का स्तूप को। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10 से लेकर 20 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 10 से लेकर 20 मीटर ऊंचाई होती है। इसकी अपन चौड़ाई की बात करें, इन दोनों जो किनारे होते हैं, चेंचे होती हैं अर्धचंद्राकार आकृति की, तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 100 से लेकर 200 मीटर चौड़ाई। कितनी होती है? 100 से लेकर 200 मीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है, और यह पवन के विमुखी होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका बालका स्तूप। कौन सा? बरखान बालका स्तूप। बरखान बालका स्तूप से संबंधित और चीजें देख लेते हैं, तो वह क्या रहने वाली है। तो बरखान बालका स्तूप की बात करें अपन, तो सर्वाधिक बरखान बालका स्तूप कहां पाए जाते हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक बरखान बालका स्तूप कहां पाए जाते हैं? तो पहली बात करें अपन शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं कौन? बरखंड का स्तूप। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत अपन बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो हो जाएगा कौन सा? चूरू। तो चूरू जिला है शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सर्वाधिक पाए जाते हैं। और चूरू के अंतर्गत भी एक जगह पड़ती है, वो से बोलते हैं पालेरी। क्या हो जाएगा? पालेरी या फिर भालेरी गांव। तो पालेरी भालेरी गांव है, जिसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं बरखान बालका स्तूप। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक बरखान बालका स्तूप पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? चूरू के अंतर्गत, पालेरी भालेरी गांव के अंतर्गत। ठीक है, शेखावाटी के अंतर्गत। ये क्या है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पालेरी भालेरी गांव, तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? तो वो अपन बात करें सर्वाधिक शेखावाटी के अलावा पाए जाते हैं कहाँ? जैसलमेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसलमेर के अलावा अपन बात करें, तो ये आपने नाम पढ़ा होगा, लून करनसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंतर्गत। लून करनसर, तो लून करनसर में पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? बीकानेर जिले में पड़ता है लून करनसर, वहां पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत एक जिला पड़ता है जिसका नाम आ जाएगा झुंझुनू। तो झुंझुनू क्षेत्र में भी क्या पाए जाते हैं? तो बरखान बालका स्तूप पाए जाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं मुख्यतः। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो चूरू, और चूरू के अंतर्गत पालेरी भालेरी गांव है, जिसके अंतर्गत पाया जाता है बरखान बालका स्तूप, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट बात करें, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू है, झुंझुनू है, तो झुंझुनू के अंतर्गत पाए जाते हैं। बीकानेर के अंतर्गत पाए जाते हैं लूनकरनसर, एक जगह पड़ती है बीकानेर में, वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जैसलमेर के अंतर्गत भी बरखान बालका स्तूप देखने को मिलते हैं। अपन बात करें विशेषताओं की, किसकी बात करें? बरखान बालका स्तूप की जो विशेषता होती है वह क्या होती है? ठीक है, तो बरखान बालका स्तूप है, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो बरखान बालका स्तूप की जो विशेषता होती है वह क्या होती है? अपन सबसे पहले जो विशेषता हो जाएगी वह पढ़ रहे हैं। तो सर्वाधिक गतिशील बालका स्तूप क्या हो जाएगा? सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप। तो सर्वाधिक गतिशील बाल का स्तूप कौन सा होता है? तो बरखान बाल का स्तूप होता है। कौन सा होता है? बरखान बाल का स्तूप होता है। ये से किस तरह आकृति यहाँ पर बनी थी, थोड़ी देर बाद में यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगी इसकी इस तरह आकृति, फिर थोड़ी देर बाद में इसके यहाँ बन जाएगी इसकी आकृति। तो इस प्रकार से ये क्या है? गति, एक यहाँ से आगे बढ़ करके यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो इसकी क्या है? गतिशील होता है, ये स्थिर नहीं होता है। ये यहाँ से बनता है, फिर हट के दूसरी जगह चला जाता है, फिर बनता है, फिर हट के दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि पवन एवं हवाएं मरुस्थल के अंदर चलती रहती हैं, और यह मिट्टी और पवन और हवाओं के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, और वहां पर बालू का स्तूप का निर्माण होता है। किसका? बरखान बालका स्तूप का। तो सर्वाधिक गतिशील बालका स्तूप की बात करें तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बरखान बालका स्तूप। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट कौन सा रहने वाला है? वो हो जाएगा सर्वाधिक नुकसानदायी बालका स्तूप। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक नुकसानदायी बालका स्तूप। तो सर्वाधिक नुकसान है वनस्पतियों को संबंधित, जो वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन सा स्तूप करता है? तो बरखान बालका स्तूप करता है।
ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, छोटी प्रकार की जो घासें होती हैं, जो प्रकार झाड़ियां होती है, वो इसके अंतर्गत दब जाती है। तो सर्वाधिक नुकसानदायी बाल का स्तूप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बरखान बाल का स्तूप। नेक्स्ट अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वनस्पति रहित बाल का स्तूप। क्या हो जाएगा, वनस्पति रहित बाल का स्तूप। तो वनस्पति रहित बाल का स्तूप भी कौन सा होता है, तो वो होता है बरखान बाल का स्तूप। बरखान बाल का स्तूप सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वनस्पतियों को। तो इसके अंदर इन बाल का स्तूपों के अंतर्गत क्या होता है, जहां पर इनका निर्माण होता है वहां वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, तो वनस्पति रहित बाल का स्तूप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अब आने वाला है, चौथे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको लिखता हूं कि रेगिस्तान की मार्च, रेगिस्तान का जो मार्च है वो मार्च किसे कहते हैं वो भी अभी देखेंगे। रेगिस्तान की मार्च, और मार्च अपन किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं प्रसार ऑब्लिक विस्तार को। किसे बोलते हैं, प्रसार ऑब्लिक विस्तार को बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च में सर्वाधिक योगदान। तो रेगिस्तान के मार्च में जो सर्वाधिक योगदान होता है वह किस बाल का स्तूप का होता है, तो वो होता है बरखान बाल का स्तूप का। मरुस्थल है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस मरुस्थल को बढ़ाने का कार्य, विस्तार करने का कार्य कौन सा बाल का स्तूप कर रहा है, तो वो कर रहा है बरखान बाल का स्तूप। कौन सा बाल का स्तूप, बरखान बाल का स्तूप है। ये रेगिस्तान के मार्च, प्रसार एवं विस्तार में सर्वाधिक योगदान हो जाएगा किसका, बरखान बाल का स्तूप का। बरखान बाल का स्तूप है, ये मरुस्थल को बढ़ा रहा है। ठीक है, अपन बात करें मरुस्थल का जो प्रसार विस्तार है, जो है अपन अन्य इंडिया के अंतर्गत बात करें तो हरियाणा में हो रहा है सर्वाधिक, और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है नाचना गांव जैसलमेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, नाचना गांव पड़ता है, किसके अंतर्गत पड़ता है, तो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। वहां पर इसका क्या है, विस्तार देखने को आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, तो नेक्स्ट बाल का स्तूप की करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बरखान बाल का स्तूप क्या है, क्या विशेषता है और सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट जो बाल का स्तूप हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का बाल का स्तूप। सेकंड नंबर का पॉइंट डाल लीजिए जिसे बोलेंगे अपन अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप है, यह किसे कहते हैं अनुप्रस्थ बाल का स्तूप, इसकी क्या विशेषता है, वो चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन बात करें अनुप्रस्थ बाल का स्तूप, तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप की बात करें, पवन एवं हवाओं के द्वारा, ये इधर की साइड से पवन चल रही है। ठीक है, तो पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव है। तो मिट्टी का जमाव किस पर किया जाता है, तो मिट्टी का जमाव किया जाता है समकोण पर। किस पर किया जाता है, जब पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जो जमाव है वो किस पर किया जाता है, समकोण पर किया जाता है। तो इस मिट्टी के जमाव को जो समकोण पर किया जाता है इसे बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। तो मिट्टी का जमाव जो पवन एवं हवाओं के द्वारा समकोण पर किया जाता है, इस प्रकार जो इस तरह आकृति बनती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो जमाव किस पर किया जाएगा, समकोण पर। ठीक है, पवन ऑब्लिक हवा, तो पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव है वो किस पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा समकोण पर। किस पर किया जाएगा, समकोण पर। समकोण आपने देखा होगा, कौन पढ़ा होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, तो इसे बोलते हैं अपन समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो मिट्टी का जमाव किस रूप में किया जाएगा, इस रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी, तो ये कितनी बनेगी, 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण पर इसका जमाव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस तलाकृति जो बनती है, इस मिट्टी का जमाव समकोण पर होता है, उसे ही बोलते हैं अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा भी यही रहने वाली है, मरुस्थल क्या हो जाएगा, मरुस्थल में पवन या हवा, क्या हो जाएगी, मरुस्थल में पवन एवं हवाओं के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव, पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव जब समकोण पर, मिट्टी का जमाव किससे पर होता है, समकोण पर किया जाता है।
जब मरुस्थल में पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव है वो समकोण पर किया जाता है तो निर्मित आकृति अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कहलाती है। क्या कहलाती है? तो निर्मित निर्मित स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक है, तो निर्मित निर्मित स्थल आकृति अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कहलाती है। ठीक है, तो यदि पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव समकोण पर किया जाता है तो इस प्रकार जो निर्मित स्थल आकृति है वो क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ बाल का स्तूप कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया आपका सेकंड नंबर का बाल का स्तूप। अपन बात करते हैं यह बाल का स्तूप किन किन जिलों में पाया जाता है। तो यह बाल का स्तूप पाया जाता है, उन जिलों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक तो यह सर्वाधिक है कौन सा? अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। तो सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है यह? तो यह सर्वाधिक पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा पुंगल। ठीक है, तो पुंगल पड़ता है कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर पाया जाता है? पुंगल बीकानेर के अंतर्गत पाया जाता है सर्वाधिक कौन सा? अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सेकंड कौन सी जगह हो जाएगी जहाँ पाया जाता है? तो वो हो जाएगा रावतसर। रावतसर, और रावतसर ये जगह कहाँ पर पड़ती है? तो यह पड़ती है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो हनुमानगढ़ जो जिला है इसके अंतर्गत पाया जाता है रावतसर जगह। और यहाँ पर कौन सा बाल का स्तूप पाया जाता है? तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। नेक्स्ट जगह हो जाएगी सूरतगढ़। क्या हो जाएगी? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ जगह है यह किस जिले के अंतर्गत पाई पड़ती है? तो यह पड़ती है श्री गंगानगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? श्री गंगानगर के अंतर्गत पड़ती है सूरतगढ़ जगह। ठीक है, तो सूरतगढ़ के अंतर्गत भी अनुप्रस्थ बाल का स्तूप पाया जाता है, जो भी कहाँ पर पड़ती है? तो यह गंगानगर जिले के अंतर्गत पड़ती है। कौन सी? सूरतगढ़। ठीक है, आपने एक बात और चर्चा कर लेते हैं कि सूरतगढ़ है यह गंगानगर के अंतर्गत पहले भी थी, और अनूपगढ़ जो नया जिला बना है यह अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत नहीं आती है। ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में श्री गंगानगर के अंतर्गत ही पड़ती है। कौन सी जगह? सूरतगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ का इसका में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर जिला है इसके अंतर्गत पाया जाता है अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। नेक्स्ट चर्चा करते हैं जैसलमेर के अलावा, तो वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। और जोधपुर आपको भी यहाँ पे जोधपुर ही लिखना है। लेकिन बात करें जोधपुर के अंतर्गत, एक तो फलौदी हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर शहर हो गया। तो जोधपुर के अंतर्गत अपन बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत यदि आपको ऑप्शन में पहली बात तो जोधपुर ही मिलेगा, और जोधपुर ना मिले आपसे पूछे ग्रामीण तो ग्रामीण ही आएगा। तो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा? तो वो पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। आपने देखा होगा शहरों के अंदर तो ये मिट्टी रेत मिट्टी पाई नहीं जाएगी, तो शहरों के अंदर तो वैसे ही बाल का स्तूपों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा। शहरों के अंतर्गत नहीं होगा। तो अपन बात करें फलौदी की और बता जोधपुर ग्रामीण, तो जोधपुर के अपन अलावा बात करें तो जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, जोधपुर आ जाएगा या फिर जोधपुर ग्रामीण आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अपन के पुंगल बीकानेर के अंतर्गत, रावतसर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंतर्गत यह बाल का स्तूप पाया जाता है, अनुप्रस्थ बाल का स्तूप। और नेक्स्ट जिले हो जाएंगे जैसलमेर और जोधपुर। और जोधपुर के अंतर्गत अपन ज्यादा अंदर डिटेल से नए अपडेट को नए अपडेट के अनुसार पूछेगा तो आपको जोधपुर शहर हो तो वो तो अपन को हो ही नहीं सकता, जोधपुर ग्रामीण हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन किस चीज के बारे में। तो अपन अनुप्रस्थ बाल का स्तूप तो अपन देख चुके थे, और बरखंड बाल का स्तूप हो गया है, तो अपन देख चुके हैं दो बाल का स्तूप। ठीक है, तो दो बाल का स्तूप कौन कौन से हो गया? अनुप्रस्थ बाल का स्तूप और एक हो गया बरखंड बाल का स्तूप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बाल का स्तूप। तो नेक्स्ट बाल का स्तूप हो जाएगा, उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य, रेखीय, पवनावर्ती और बाल का स्तूप। यह क्या है? एक ही के नाम है, एक बाल का स्तूप हो जाएगा तीसरे नंबर का बाल का स्तूप। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं अपन अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट इसका नाम हो सकता है रेखीय। रेखीय कौन नाम पढ़ा होगा आपने? 180 डिग्री का कौन होता है? रेखीय होता है, सरल रेखा के रूप में बनता है। नेक्स्ट नाम हो जाएगा पवनानुवर्ती, मतलब पवन के अनुवर्ती, मतलब जैसे हवा चल रही है उसी दिशा में ही जो मिट्टी का जमा होता है उसे बोलते हैं पवनानुवर्ती बाल का स्तूप। नाम तीनों अलग अलग हैं लेकिन इसका काम एक ही है, अनुदैर्ध्य।
मतलब जो दिशा में चल रहा है, गमन हो रहा है ना, धैर्य मतलब गति हो रही है, उसी दिशा में अगर मिट्टी का जमाव होता है तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। रेखीय बोलेंगे, एक ही दिशा में अगर 90 डिग्री का कोण बनता हुआ है, यदि अपन 90 नहीं 80 180 का मतलब 180 डिग्री का कोण बनता हुआ यदि मिट्टी का जमाव हो रहा है तो वो उसे बोलेंगे अपन रेखीय। जैसे कि रेखा होती है ना, तो 180 डिग्री का पूरा एक रेखा पर बनता है कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि अपन इधर से यूं हो रहा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो सरल रेखा के रूप में रेखीय होता है, इसे बोलते हैं 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो सरल रेखीय भी बोल सकते हैं मिट्टी का जमाव। एक होता है पवनानुवर्ती, जिस टाइप से पवन चल रही है तो उसी टाइप से सीधा उसका जमाव हो रहा है पवन की दिशा के अंदर गति, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पवनानुवर्ती। तो अनुदैर्ध्य रेखीय पवनावर्ती बाल का स्तूप, इसकी अपन बात करते हैं तो अपन देखेंगे जैसे अपन की हवा चल रही है इधर से, ठीक है। तो ये है हवा चल रही है इधर की साइड से, तो हवा चलती है तो मिट्टी का जो जमाव है, और वो मिट्टी का जमाव किस रूप से हो रहा है, तो मिट्टी का जमाव होगा पवन की दिशा के अंतर्गत, ठीक है, पवनानुवर्ती। तो पवन की दिशा के अंतर्गत ही यदि मिट्टी का जमाव होता है तो इसे बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती। जब एवं पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव यदि हवा की दिशा में ही होता है उसे बोलते हैं पवनानुवर्ती, या रेखीय दिशा में होता है तो उसे भी पवनानुवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मिट्टी का जमाव होगा किस रूप में, समांतर रूप में। पवन एवं हवा के द्वारा जब मिट्टी का जमाव है समांतर रूप से किया जाता है, किस रूप से किया जाता है, समांतर रूप से किया जाता है, तो इसे बोलते हैं समांतर, यानी होता है समांतर। जिस जिस जैसे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि जिस रेखा इस रेखा में, जैसे माना ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, तो ए के समांतर है बी, क्योंकि ए जिस प्रकार से गमन कर रही है उसी प्रकार से बी समान दिशा में गमन कर रही है, तो इसे बोलते हैं समांतर दिशाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस हिसाब से पवन चल रही है उसी हिसाब से मिट्टी का जमाव हो रहा है, समांतर रूप से हो रहा है, तो इसे बोले अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती बाल का स्तूप कहते हैं। इसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं तो परिभाषा देख लेते हैं। मरुस्थल में मरुस्थल में पवन एवं हवा के द्वारा मरुस्थल में पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव मिट्टी का जमाव समानांतर, किस रूप में, समानांतर रूप में किया जाता है। जब पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव समांतर रूप में किया जाता है तो इसे बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती बाल का स्तूप। तो इस प्रकार से बनी हुई स्थल आकृति अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती बाल का स्तूप कहलाती है, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करें यह सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले इनके जिलों की बात कर लेते हैं, इनके स्थानों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक ये पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी, कहाँ पर पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और पवनानुवर्ती रेखीय बाल का स्तूप वो पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थल के अंतर्गत पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा किस जगह पर पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा आपको नेक्स्ट जिला दे सकता है तो वो हो जाएगा कौन सा, जोधपुर। तो जोधपुर के अंतर्गत बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर में कहाँ पर, तो जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, या फिर आपको फलौदी दे सकता है। फलौदी देगा तो जोधपुर ग्रामीण नहीं देगा, जोधपुर ग्रामीण देगा तो फलौदी नहीं देगा। शहर में तो पाए ही नहीं जा सकते क्योंकि शहर के अंतर्गत रेत नहीं मिल सकता, मिट्टी इतनी नहीं मिल सकती जिससे कि उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, ठीक है। तो ये ग्रामीण के अंतर्गत या फिर फलौदी के अंतर्गत पाया जाएगा, क्योंकि जोधपुर का ही तो भाग है फलौदी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहने वाले हैं, तो जोधपुर ग्रामीण और हो जाएगा फलौदी। इन जिलों के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा, अनुदैर्ध्य रेखीय या पूर्णावर्ती बाल का स्तूप। यहां तक समझ में आ गया होगा, 3 बाल का स्तूप अपन पढ़ चुके हैं। चौथा बाल का स्तूप की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, वो हो जाएगा 4th नंबर का बाल का स्तूप। कौन से नंबर का हो जाएगा, 4th नंबर का बाल का स्तूप हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पैराबोलिक बाल का स्तूप। कौन सा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप,
तो पैराबोलिक बालिका स्तूप किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पैराबोलिक बालिका स्तूप है वो बिल्कुल किसके समान होता है, तो आपने नाम पढ़ा होगा अभी फर्स्ट नंबर पर जो बालिका स्तूप देखा था हमने, उसका नाम था बरखान बालिका स्तूप। तो बरखान बालिका स्तूप के समान दिखाई देता है, लेकिन इसकी क्या है, दिशा उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, दिशा उल्टी होती है। बरखान बालिका स्तूप के बिल्कुल विपरीत दिशा में बनता है। कौन सा बालिका स्तूप, उसे बोलते हैं पैराबोलिक बालिका स्तूप। बरखान बालिका स्तूप हमने पढ़ा था, तो बरखान बालिका स्तूप की आकृति इस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अर्धचंद्राकार आकृति में पढ़ा था कौन सा बालिका स्तूप, बरखान बालिका स्तूप। लेकिन इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार ना बन करके, और इसकी आकृति कैसे बनती है, तो वो बनती है अपन की, इसकी आकृति बनती तो अर्धचंद्राकार रूप में बरखान बालिका स्तूप के समान ही बनती है, लेकिन वो बनती है इस प्रकार से स्थलाकृति। क्या बनती है, इस प्रकार से स्थलाकृति बनती है। तो अर्धचंद्राकार रूप में बनती है, बरखान के समान ही बनती है, लेकिन कैसे बनती है, विपरीत साइड में बनती है। किस प्रकार से बनती है, विपरीत दिशा में बनती है, बरखान के विपरीत साइड में। ठीक है, तो अपन बात करें, इसको अपन अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इसको बोल सकते हैं महिलाओं की जो हेयर पिन होती है ना, क्या होती है, महिलाओं की हेयर पिन आपने देखी होगी कभी। तो महिलाओं की हेयर पिन होती है ना, इस प्रकार जो बालों में लगाने के काम आती है। तो हेयर पिन बालों की जो क्लिप के समान होती है, क्या होती है, बालों की क्लिप जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्धचंद्राकार। क्या हो जाए, अर्धचंद्राकार बरखान। तो अर्धचंद्राकार बरखान के समान ही दिखाई देता है कौन सा बालिका स्तूप, पैराबोलिक बालिका स्तूप। और ये किसके समान होता है, तो बालों की हेयर पिन तो महिलाओं के जो बालों की हेयर पिन के समान दिखाई देता है कौन सा बाल का स्तूप, पैराबोलिक बाल का स्तूप। और ये अर्धचंद्राकार होता है बरखान। अर्धचंद्राकार कौन सा होता है, बरखान बाल का स्तूप, और उसके विपरीत दिशा में बनता है। क्या बनता है, विपरीत में बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, बरखान क्या हो जाएगा, बरखान के विपरीत बरखान के विपरीत या फिर महिलाओं की हेयर पिन, हेयर पिन जिसे अपन क्या करती हैं महिलाएं, बालों की क्लिप, हेयर पिन बोल सकते हैं, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बालों की क्लिप के समान निर्मित, महिलाओं की हेयर पिन के समान निर्मित महिलाओं की, बरखान के विपरीत महिलाओं की हेयर पिन के समान या फिर बालों की क्लिप के समान निर्मित आकृति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है निर्मित आकृति या निर्मित बालुका स्तूप। स्तूप, ठीक है, तो अपन इसको आकृति को हटा देते हैं। तो अपन की इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बरखान के विपरीत महिला या फिर महिलाओं की हेयर पिन के समान जो बालों की क्लिप होती है उसके समान निर्मित बाल का स्तूप पैराबोलिक बाल का स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराबोलिक बाल का स्तूप कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा बरखान के विपरीत, जो कि आपको इस आकृति से दिख रहा होगा, महिलाओं की हेयर पिन के समान जो बालों में लगाने की क्लिप आती है उसके समान निर्मित बाल का स्तूप होता है, उसे बोलते हैं पैराबोलिक बाल का स्तूप। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बाल का स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बरखान के विपरीत महिलाओं की हेयर पिन के समान जो निर्मित आकृति होती है तो उसे बोलते हैं बाल का स्तूप। कौन सा वाला, तो पैराबोलिक बाल का स्तूप कहते हैं। तो पैराबोलिक बाल का स्तूप की विशेषता देख लेते हैं कि पैराबोलिक बाल का स्तूप कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। तो अपन इसकी बात करते हैं विशेषता, किसकी बात करते हैं, विशेषताओं की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा विशेषताओं के अंतर्गत कि जो ये कौन सा बाल का स्तूप पढ़ा था अपन ने अभी, तब वो पढ़ा था पैराबोलिक बाल का स्तूप। और यह बाल का स्तूप है, यह सभी मरुस्थलीय, सभी मरुस्थलीय
जिलों में पाया जाता है। कौन सा पैराबोलिक बाल का स्तूप है? यह सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। तो पाया जाने वाला बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बाल का स्तूप होता है, यह सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला क्या होता है? बाल का स्तूप होता है। तो सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला बाल का स्तूप कौन सा होता है? पैराबोलिक बाल का स्तूप होता है। इसके अलावा यदि वह सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाएगा तो इसका मतलब सर्वाधिक भी पाया जाएगा। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला बाल का स्तूप भी कौन सा हो जाएगा? तो पैराबोलिक बाल का स्तूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पैराबोलिक बाल का स्तूप। ठीक है, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला बाल का स्तूप भी कौन सा हो जाएगा? तो पैराबोलिक बाल का स्तूप हो जाएगा। और सभी मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक भी पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों विशेषता याद रखनी है, सभी मरुस्थलों के अंतर्गत पैराबोलिक, सर्वाधिक पैराबोलिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक कौन सा बाल का स्तूप पाया जाता है? पैराबोलिक। और सभी मरुस्थलीय के अंतर्गत कौन कौन सा पाया जाता है? पैराबोलिक पाया जाता है। अभी तक हमने जो भी 3-4 बाल का स्तूप पढ़े थे, सबके अंतर्गत लिखा था कि यह जैसलमेर में पाया जाता है, पुंगल, बीकानेर, रावतसर, झुंझुनू के अंतर्गत, लूणकरण अंतर्गत, शेखावाटी अंतर्गत, पश्चिमी जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत, जैसलमेर जोधपुर के अंतर्गत, ऐसे एक एक जिलों का नाम लिखा था। लेकिन पैराबोलिक बाल का स्तूप ये सभी जिलों में ही पाया जाता है, इसलिए अपन पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डायरेक्ट जितने भी मरुस्थलीय जिले हैं उन सब में पाया जाता है पैराबोलिक बाल का स्तूप। और सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप? पैराबोलिक बाल का स्तूप। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो बाल का स्तूप है वो पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट बाल का स्तूप कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अवरोधी बाल का स्तूप। कौन सा हो जाएगा? 5वें नंबर का बाल का स्तूप हो जाएगा। तो ये कौन सा रहने वाला है? वो हो जाएगा अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोध का मतलब होता है जैसे कोई कार्य होता है, उससे उस कार्य को करने से कोई मना करता है, रुकावट डालता है, उसे बोलते हैं अवरोध। अवरोध डालना, जैसे पवन हवाएं चल रही हैं लगातार, इस प्रकार से पवन हवाएं चल रही हैं और ये किसी चीज है जो इन पवन हवाओं से टकरा जाती है और इनसे टकराने के बाद में जो मिट्टी लेकर के जा रही है उसका जमाव यहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये अवरोध से टकरा करके इस मिट्टी का जो जमाव करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अवरोधी बाल का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधी बाल का स्तूप कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं ढंग से। ठीक है, तो वो देखते हैं परिभाषा क्या रहने वाली है मरुस्थलीय भाग में। एक सेकेंड। मरुस्थलीय भाग में, मरुस्थलीय भाग में किसी छोटी चट्टान, छोटी चट्टान या पहाड़ी से, छोटी चट्टान या पहाड़ी से टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात पवन या हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव, मिट्टी के, पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव करने से, मिट्टी का जमाव करने से निर्मित बाल का स्तूप, बालू का स्तूप। यदि पवन एवं हवा है जो मिट्टी को साथ में लेकर के पवन एवं हवा उड़ करके जा रही है और वो किसी छोटी चट्टान से या छोटी मोटी पहाड़ी से टकराने के पश्चात में, और पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव उस चट्टान के पास में कर दिया जाता है, तो इस प्रकार जो उसकी आकृति बनेगी, तो उसी जो निर्मित स्थिर आकृति या निर्मित स्थिर जो बाल का स्तूप होता है, इससे ही अपन क्या बोलते हैं? अवरोधी बाल का स्तूप। मतलब अवरोध से टकरा करके जो बाल का स्तूपों का निर्माण होता है अवरोधी बाल का स्तूप कहलाता है। निम्न स्थिर आकृति क्या है? अवरोधी बाल का स्तूप कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मरुस्थलीय भाग में छोटी छोटी चट्टान या पहाड़ियों से टकराने के पश्चात पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमाव करने से निर्मित बाल का स्तूप क्या कहलाता है? तो निर्मित बाल का स्तूप
अवरोधी बाल का स्तूप कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अवरोधी बाल का स्तूप की बात करें तो यह सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं अवरोधी बाल का स्तूप, तो सर्वाधिक पाया जाता है अवरोधी बाल का स्तूप, तो यह पाया जाता है सर्वाधिक अवरोधी बाल का स्तूप। तो एक तो आपने नाम सुना होगा बूढ़ा पुष्कर, क्या नाम पर सुना होगा, बूढ़ा पुष्कर। तो बूढ़ा पुष्कर है, यह कहाँ पाया जाता है, बूढ़ा पुष्कर एक जगह है, यह पाई जाती है अपन के किस जिले के अंतर्गत, तो ये हो जाएगी अजमेर के अंतर्गत। तो बूढ़ा पुष्कर के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप, तो वो पाया जाता है अपन का अवरोधी बाल का स्तूप। नेक्स्ट बात करें, आपने नाम सुना होगा नाग की पहाड़ियां, कौन सा नाम सुना होगा, नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ियां हैं, ये नाग पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी पाई जाती है अजमेर के अंतर्गत। तो नाग पहाड़ियां और बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंतर्गत पाया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट किस जिले में पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा कुचामन, कुचामन सिटी नागौर। तो आपने नाम सुना होगा अभी एक नया जिला बना है, पहले नागौर के अंतर्गत आता था, किसके अंतर्गत आता था, नागौर के अंतर्गत। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है कौन सा, तो वो हो जाएगा कुचामन। तो कुचामन के अंतर्गत भी पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप, अवरोधी बाल का स्तूप। तो डीडवाना कुचामन जो क्या हो जाएगा, डीडवाना कुचामन जिला है, नया बना है, इसके अंतर्गत भी पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप, तो वो हो जाएगा अवरोधी बाल का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बाल का स्तूप हो जाएगा सीकर, क्या होने वाला है, सीकर के अंतर्गत भी पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप, तो वो हो जाएगा अवरोधी बाल का स्तूप। नेक्स्ट पाया जाता है जयपुर के अंतर्गत पाया जाता था पहले, वो क्या नाम है, जोबनेर। तो जोबनेर जयपुर है, इसके अंतर्गत कौन सा बाल का स्तूप पाया जाता था, तो वो पाया जाता अवरोधी बाल का स्तूप। तो जयपुर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जोबनेर, ठीक है, तो जोबनेर जयपुर के अंतर्गत ही पाया जाता है अवरोधी बाल का स्तूप। तो अवरोधी बाल का स्तूप पूछ ले तो आपको पाया जाएगा बूढ़ा पुष्कर अजमेर और नागपाड़ी अजमेर के अंतर्गत। कोचामन जगह पड़ती है, कोचामन डीडवाना कोचामन जिले के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत पाया जाएगा, सीकर जिले के अंतर्गत पाई जाती है, और जोबनेर जयपुर के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा बाल का स्तूप, अवरोधी बाल का स्तूप। ठीक है, अवरोधी बाल का स्तूप को अपन एक और नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, जिसको बोलते हैं अवरोधी बाल का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बाल का स्तूप को किसको, अवरोधी बाल का स्तूप को जीवाश्म युक्त, जीवाश्म युक्त क्या है, अवरोधी बाल का स्तूप को जीवाश्म युक्त बाल का, जीवाश्म युक्त बाल का स्तूप कहा जाता है। तो एकमात्र बाल का स्तूप जिसमें क्या है, जीवाश्म युक्त बाल का स्तूप है, वो किसे कहा जाता है, अवरोधी बाल का स्तूप को। अपन ने जितने भी शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत बाल का स्तूप पढ़ेंगे उसमें से एकमात्र बाल का स्तूप है जो जीवाश्म युक्त बाल का स्तूप है, कौन सा, अवरोधी बाल का स्तूप। तो अवरोधी बाल का स्तूप एकमात्र बाल का स्तूप जिसके अंतर्गत जीवाश्म युक्त बाल का स्तूप है, कौन सा हो जाएगा, जीवाश्म युक्त बाल का स्तूप, कौन सा बाल का, अवरोधी बाल का स्तूप। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पांचवा अपन अवरोधी बाल का स्तूप पढ़ चुके हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो बात करते हैं किस बाल का स्तूप के बारे में, तो वो हो जाएगा अपन का, चलिए दोस्तों, अभी क्या क्लास लंबी हो चुकी है इसलिए आज की क्लास को अभी अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के बारे में थ्योरी आपको पढ़नी है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, उस चीज़ के बारे में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।